Assalamualaikum students, welcome to the Zoom class of English 201। आज का लेक्चर नंबर 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार यानी कि इसमें आपका पेपर मस्ट आता है। इन लेक्चर से जो लेक्चर हैं द 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, इससे आपका 40 से 45% पेपर में लाजमी आता है। तो आपने इनको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना। इन लेक्चर्स को आपने ज़रूर सारा रीड आउट ज़रूर करना है और इनको समझना है अच्छी तरीके से। तो ये जो आपके सबसे पहले MCQs ही बन जाता है कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन हैं क्या, कौन कौन से होते हैं। और वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि आपको नाम दिए होंगे, जैसे अभी यहाँ पे सात नाम लिखे हुए हैं: कंप्लीटनेस, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटनेस, क्लियरिटी, कर्टसी एंड करेक्टनेस। ये 7 हैं, इनमें से आपको 3 दिए होंगे और एक नहीं दिया होगा। तो वो बोलेगा आपसे कि आप इनमें बताएं कि 7 C's में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको इस सातों के साथ नाम रटे होने चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़। आपने एक रटा लगा लेना है, याद कर लेना है, जैसा भी आपको बेहतर लगे, लेकिन आपने इसको याद ज़रूर करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो 7 C's हमारे पास है। 7 C's अप्लाई इन बोथ रिटन एंड ऑरल कम्युनिकेशन। एक और MCQ क्वेश्चन शॉर्ट आपको बन सकता है कि हम 7 C's को इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो हम इसको रिटन में और ऑरल कम्युनिकेशन में बातचीत के लिए यूज़ करते हैं। ऑल थॉट दिस लेक्चर डिस्कस दिस प्रिंसिपल ऑन द सेंटेंस लेवल, दे आर अवेलेबल इन ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हम लोग कम्युनिकेशन की हर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। टू सम एक्सटेंट द प्रिंसिपल ओवरलैप बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन अ कॉमन कंसर्न फॉर द ऑडियंस, वेदर द ऑडियंस कंसिस्ट ऑफ लिसनर और रीडर। तो ये लिसनर हो या लीडर हो, ये दोनों तरफ पे आपको काम आएगा। उसके बाद हम लोग जाते हैं अपने कंप्लीटनेस में। उसके पहला पॉइंट हमारे पास, योर मैसेज इज़ कंप्लीट व्हेन इट कंटेन्स ऑल फैक्टर्स रीडर और लिसनर नीड्स फॉर द रिएक्शन यू डिज़ायर। तो आपका जो मैसेज है तभी पूरा होता है जब जो आपका रीडर है या लिसनर है, उसको जो है वो जो चीज़ वो चाह रहा है आपसे, वो कम्युनिकेट उस तक हो जाए। Benefit of completeness, complete message are more likely to bring the desired result. They do a better job at building goodwill. Communication seems influences can be become very important if information contains so complete and effective। अगर आपकी जो आपकी जो चीज़ भी आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो, अगर वो कंप्लीट नहीं है, आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, आपका पैराग्राफ कंप्लीट नहीं है, तो जो रीडर है वो उसकी जो डिज़ायर रिजल्ट वो चाह रहा है आपकी रीडिंग से, वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको कंप्लीट बेसिस कवर करने होंगे उस लिहाज से। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है गाइडलाइंस टू सिक्योर कंप्लीटनेस इन योर राइटिंग। तो हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको अगर हम लोग खातिर फॉर्म में लाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो हमारी जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसको आप लोग हमें बताना है अपनी राइटिंग के अंदर। आंसर ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड, तो अपने आप से पूछें पहले क्वेश्चन के रीडर के माइंड में क्या क्वेश्चन आएंगे, उसके सब के आंसर आपने अपनी राइटिंग में लिखने हैं। गिव सम एक्स्ट्रा ओनली व्हेन यू डिज़ायर, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तभी दें जब आपको डिज़ायर हो, यानी आपको जब लगे कि हाँ जी मुझे इस टॉपिक के हवाले से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देनी चाहिए। अच्छा जी, आंसर द 5 W's दैट मेक द मैसेज क्लियर। अब ये 5 क्वेश्चन हैं जिनके ज़रिए से जो है हम अपना मैसेज क्लियर कर सकते हैं। वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो पहला क्वेश्चन है हु, कौन, व्हाट क्या, व्हेन कहाँ, वेयर कब, और वाई क्यों। तो एग्जांपल है व्हाट यू वांट, व्हेन यू नीड, टू होम एंड। तो आप मतलब ये क्वेश्चन जो है इनको आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने इनको आंसर कैसे करना है। लुक फॉर द क्वेश्चन सम मे बी अपीयर वर्ड विद इन अ पैराग्राफ, लोकेट देम एंड आंसर देम प्रेसिडेंटली। तो ये आपके क्वेश्चन जो होते हैं आपके पैराग्राफ के अंडर ही होते हैं। ठीक है, इनको आपने गौर से पढ़ना है और इनको निकाल लेना है। अब उसके बाद एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को आपने एज इट इज़ जो है वो रीड आउट करके इसकी एक एक्टिविटी करनी है। ठीक है, और उन्होंने आपको करके दिखाया हुआ है, आपने कुछ करना नहीं है, बस इसको रीड आउट करना है। दूसरा पॉइंट है क्रेडिबिलिटी, जो हमारा 7 C's का है वो है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर हैज़ बीन systematically analyzed over the years, often relating to the speaker. Several classic but relevant studies suggest that 5 decisions are made by reading a communication source. तो क्रेडिबिलिटी यानी उसका यकीन आपका कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो आपके ओवर द ईयर्स डेवलप होती है। पहली बात ये है। दूसरी बात है कि आपको 5 डिसीजन बनाने पड़ते हैं रिगार्डिंग कम्युनिकेशन सोर्स, जो जिस सोर्स से आप
जो है वो बात ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपका फैक्ट है, कोई भी आपकी चीज़ है जो आप लिख रहे हैं, वो कहाँ से ले रहे हैं, उसके लिए आपको 5 चीज़ों का ख्याल रखना लाजमी है। कंप्लीटनेस, करेक्टर, कंपोजर, पुशेबिलिटी और एक्सट्रोवर्जन। कंपेटेंस का मतलब है कि वो चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए और उसकी मार्केट में वैल्यू होनी चाहिए। करेक्टर यानी वो करेक्टर देखना है आपने कि हाँ बंदे ने जो लिखा है वो ठीक बंदा है या गलत बंदा है। कंपोजर किस तरह उसने उस चीज़ को गैदर किया गया। सोशेबिलिटी कि वो हमारे सोसाइटी के बाद से जो है वो एग्री करता है या नहीं करता, यानी कि उसने अपने कुछ लोगों के लिए तो नहीं वो बात शेयर कर दी, कोई टॉपिक है कुछ लोगों के या कुछ ग्रुप्स के बारे तो नहीं कर दिया। सोशली उसका क्या जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपका देखना ज़रूरी है। एक्सट्रोवर्जन यानी कि एक्स्ट्रा जो है जो बात होती है कि वो आपने उसको खातिर ख्वाह में लाना है। अब हम उसको डिटेल से पढ़ते हैं। कंपेटेंस क्या है? डज द ऑडियंस परसीव द मैसेज सेंडर एज कम्युनिकेटिंग हॉनेस्टली। अब आपने इसको एज अ रीडर जो है वो डिफ़ाइन किया गया यहाँ पे कि जो आपका ऑडियंस है, जो आपके जो रीड करने वाले लोग होंगे, आपकी जो रिटर्न कम्युनिकेशन आप लिखने वाले हैं, क्या जो रीडर है वो जो आपकी तरफ से सेंड किया गया मैसेज है उसको ईमानदारी से लेगा या नहीं लेगा। करेक्टर, डज द सेंडर ऑफ द मैसेज नोज हिज और हर मैसेज। क्या जो मैसेज भेजने वाला है वो जो है जिसको मैसेज भेज रहा है उसको जानता है या नहीं जानता। कंपोजर, डज द सेंडर गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग काम एंड कलेक्टेड। क्या जो मैसेज भेजने वाला है वो जो है वो काम एंड कलेक्टेड है, यानी कि वो एक अच्छे लहजे में अच्छे वे में बात कर रहा है या नहीं कर रहा। पुशेबिलिटी, डज द सेंडर कम अक्रॉस अ लिंकेबल इंडिविजुअल। क्या जो भी मैसेज आ रहा है जिसकी तरफ से आपको चीज़ मिल रही है वो क्या आप उसको पर्सनली किसी के थ्रू जानते हैं या नहीं जानते। एक्सट्रोवर्जन, डज द सोर्स एग्जिबिट आउटगोइंग टेंडेंसीज रादर देन इंटिमिटी। क्या वो बात जो वो कर रहा है वो आउट ऑफ सोर्स यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बता रहा आपको, या उसके पॉइंट्स क्लियर हैं या नहीं हैं। तो ये आपने चीज़ जो है वो खातिर ख्वाह में लाना लाजमी है आपके लिए। इसके बाद एग्जांपल दी गई, इसको आपने थोड़ी रीड आउट कर लेना है कि कंपेटेंस क्या होती है, इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है। उसके बाद रिवाइज कंप्लीट लेटर ये आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस is saying that what you want to say in the fewest possible words without sacrificing the other C qualities। तो consequences का मतलब ये है कि जितने भी कम लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकें और उतना अच्छा है आपके लिए। और जो अदर सीज़ हैं यानी जो अदर हमारे 7 C's यानी 6 C's रहे थे इसके अलावा उनकी आप कुर्बानी दे दें। अ कंसाइज मैसेज सेव टाइम एंड एक्सपेंस फॉर बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। जो कंसाइज मैसेज होता है उसमें क्या होता है आपका जो टाइम बचता है जो भेज रहा है और जो इसने रिसीव करना है, दोनों का टाइम बच जाता है। इट इंक्रीज एम्फेसिस इन द मैसेज। ये जो है मैसेज में क्या करता है क्रेडिबिलिटी बढ़ा देता है आपकी, यानी कि यकीन बढ़ा देता है। इट शोज रिस्पेक्ट फॉर द रिसेप्टेंट। जो पढ़ने वाला है उसको लगता है कि इसने मेरी इज्जत की है इस हवाले से। बाय नॉट ग्लटनिंग दैम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। किस तरह कि उन्होंने इनको जो है एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताई कि हाँ जी उस चीज़ को लंबा खींच दिया और बढ़ की तरह, लेकिन उन्होंने टू द पॉइंट बात की है। तो उसकी वजह से उसको लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि जितनी कम इन्फॉर्मेशन होती है उतना इंटरेस्ट हमारा बढ़ जाता है और लंबा पैराग्राफ कोई भी नहीं पढ़ता। टू अचीव कॉन्सिक्वेंसेज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट फॉलोइंग। एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशन। आप उसमें क्या कर सकते हैं कि अगर आपने कॉन्सिक्वेंस को यानी कॉन्साइज मैसेज अगर आपने टाइप करना है लिखना है उसके लिए आपको जो वर्ड है जिनमें एक्सप्रेशन आ जाते हैं उनको आपने अवॉइड करना है ताकि आपका कम से कम वर्ड यूज़ हो। इंक्लूड एनी रेलिवेंट मटेरियल। जो भी उस टॉपिक के हवाले से कोई मटेरियल है उसी को आपने सिर्फ शामिल करना है, उसके अलावा जो उसके दाएं बाएं जो चीज़ें चल रही हैं उनको आपने नहीं छेड़ना। अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन। और बात को बार बार रिपीट ना करें अगर आपने कॉन्साइजनेस जो है वो अचीव करनी है। एलिमिनेशन ऑफ वर्ड बाय एक्सप्रेशन। यूज सिंगल वर्ड सब्जेक्ट। अब आपको तीनों पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है, इसको आपने रीड आउट कर लें। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। कोई भी सब्स्टिट्यूट जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ नहीं करना, बस जो सेम वर्ड है आप यूज़ करें उनको, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको बोला है वर्ड एट दिस टाइम, ये 3 लफ्ज़ों से बना हुआ है, उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, नाउ यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपको दिया हुआ है ड्यू टू फैक्ट दैट, उसकी जगह आप बिकॉज यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपके पास बड़े बड़े वर्ड्स हैं जिनको आप लंबा खींच सकते हैं, लेकिन आपने उनको कंसाइज करना है, बस छोटा सा वर्ड लिखना है ताकि उससे आपका पूरा मतलब समझ आ जाए। जैसे ये लगता है हैव नीड फॉर, आप सिर्फ उसकी नीड लिख सकते हो। इन ड्यू कोर्स आप लिख सकते हो सून।
तो आपने ये चीज़ यूज़ करनी है कंसाइज के अंदर। उसके अलावा आगे उसको एक्सप्लेन किया गया, आपने रीड आउट कर लेना है, लेकिन आपने इसको छोड़ना नहीं है। ये मैं वो पहले बता रहा हूँ कि इन चैप्टर्स को आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, रीड आउट करना है। उसके बाद हमारे पास आता है एविडेंस ऑफ अननेसेसरी रिपीटिशन। ठीक है, ये पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि अननेसेसरी रिपीटिशन चीज़ों की नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, डलनेस आ जाती है, बोर हो जाते हैं आपके रीडर बार बार एक ही चीज़ पढ़ के। यूज शॉर्ट नेम्स व्हेन यू हैव मेंशन द लॉन्ग वंस फॉर शौकत खाना मेमोरियल। अगर देखो अगर आप यूज़ कर रहे हैं शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, अब इतना बड़ा नाम है, अगर आपने इसको एक बार यूज़ कर लिया तो अगली बार आपने यूज़ करना है तो आप हॉस्पिटल यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। ठीक है, जैसे पाकिस्तान एयरलाइंस है, इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उसकी जगह आप PIA यूज़ कर लें तो आप शॉर्ट फॉर्म की तरफ जा सकते हैं और रिपीटिशन को, वर्ड्स को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार नाम बता दिया तो काफ़ी है। उसके बाद एग्जांपल्स हैं, आपने उनको कंसाइज करना है, वो आता है। अब हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 9, उसमें हम हमारे 7 C's के अगली चीज़ों को बताया गया है, वो है कॉन्सेंट्रेशन, वेज टू सिक्योर कॉन्सेंट्रेशन। हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे जो है हासिल कर सकते हैं। फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई, जो आप हैं तुम पर यानी कि उन पर आप जो हैं फोकस करें, ना कि अपने पर, ना कि हमारे पर। शो ऑडियंस बेनिफिट और इंटरेस्ट इन द रिसीवर, जो आप जो ऑडियंस है उनको आप इंटरेस्ट दिखाएं एज अ रिसीवर। ठीक है, फेस पॉजिटिव एंड प्लेजेंट फैक्ट्स, आप अपने जो अच्छे पॉइंट्स हैं और जो कि खुशगवार पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आप जो है फोकस करें और वही पेश करें, नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ ना जाएं अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन अचीव करनी है। कॉन्क्रीटनेस जो है वो है उसकी गाइडलाइंस अगर आपको बताई जाए तो वो यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ खास फैक्ट्स और फिगर को यूज़ करना है आपने। पुट एक्शन इन योर वर्ड, अपने जो वर्ब आपने यूज़ करना है उनमें एक्शन वर्ड यूज़ करें। चूज़ विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, जो है आपने इमेज बिल्डिंग यानी कि जिससे करेक्टर को जो है वो बिल्ड कर सकते हैं आप, उस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकें। अब हम इसको एक्सप्लेन में पढ़ लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स टू प्रिपेयर एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन माइंड, आपने जिसको मैसेज भेजना है, जिसके लिए राइटिंग लिख रहे हैं, उसको अपने दिमाग में रखते हुए आपने मैसेज लिखना है। कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छी जो है वो चीज़ है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इट शो दैट यू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, इससे आपको पता चलता है कि आप अपनी ऑडियंस का ख्याल रखते हैं, आपको पता है वो कौन है। विच गोज़ द लॉन्ग वे टू गेट योर डिज़ायर रिजल्ट, और इससे आपको अपना मन चाहा जो रिज़ल्ट वो मिल सकता है। Concentration simply means you show empathy in your communication style along with understanding your audience. You should don't lose your temper, अपने आप को जो गुस्सा है वो नहीं करना आपने। Don't accuse, आप किसी को जो है वो इल्ज़ाम ना लगाएं। Don't charge them without facts, और किसी के ऊपर अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, उसको आप जो है फैक्ट के अलावा यानी कि सच्ची बात है, जो प्रूवन बात है, उसके अलावा आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी किसी के ऊपर। 3 स्पेसिफिक वेज टू इंडिकेट कॉन्सेंट्रेशन आर फोकस ऑन यू, ये हमने पढ़ लिया है, दोबारा वही चीज़ रिपीट हो रही है यहाँ पे। अब आप फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी का मतलब बता रहा है आपको। टू क्रिएट कॉन्सेंट्रेट ऑडियंस ओरिएंटेड मैसेज, फोकस ऑन हाउ डू मैसेज रिसीवर विल बेनिफिट व्हाट दे विल रिसीव एंड दे वांट और नीड टू नो। आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि अपना आपने नहीं सोचना कि हाँ जी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आपने जो रिसीवर है, जिसको मैसेज भेज रहे हैं, उसको माइंड में रखते हुए आपने चीज़ों को लिखना है और आपने ये सोचना है कि वो क्या चाह रहा है, क्या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। उस चीज़ों को आपने जो खातिर में ला कर अपनी जो है वो मैसेज को लिखना है, और आपने अपनी योर ओन फीलिंग्स टू मेक पॉइंट, अपनी जो फीलिंग्स है आपने उनको जो है साइड पे रखना है। आपने रिसीवर का सोचना है, ठीक है, आई का और वी का नहीं सोचना, बल्कि यू का यानी उस रिसीवर का जो है वो उसको सोचना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि आपने यू का सोचना है, आई और वी का नहीं सोचना। उसके बाद करेक्टनेस को डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया है। टू कम्युनिकेट करेक्टली मीन्स बीइंग स्पेसिफिक, डिफाइन एंड विविड रादर देन वेज एंड जनरल। आपको जनरल बात नहीं करनी, बल्कि आपको एक ख़ास और जो डिफाइन बात है उस बात को आपने करना है, ताकि आपकी जितनी भी एक्यूरेसी है वो बढ़ जाए। ऑफ्टन इट मीन्स यूजिंग द वेट डायरेक्ट एक्सप्लेक्ट और डिक्शनरी बेस रादर देन कॉन्टेटिव वर्ड्स। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कॉन्क्रीट फैक्ट्स एंड फिगर्स टू बिजनेस प्रोफेशनल, यू रिसीव नो एक्चुअली व्हाट इज़ डिज़ायर व्हेन यू। जब आप बिज़नेस में इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो आपका जो ट्रस्ट है वो बढ़ जाता है और उसको पता चलता है कि आप में एक्यूरेसी बहुत है, तो उसकी वजह से जो है आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को इस्तेमाल करें, ठीक है, और अच्छी तरह से उस चीज़ की कम्युनिकेशन करें। तो जितनी भी आप रिसर्च करेंगे उसकी चीज़ के ऊपर और जितना भी उसको कंसाइज करके लिखेंगे, आप करेक्टनेस जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके ऊपर जो एतमाद है लोगों का आपके बिज़नेस में, अगर आप बिज़नेस क्वेरीज में राइटिंग करते हैं
तो वो बढ़ जाएगा कि ये हाँ ये आदमी जो है ये काबिल यकीन है और एक ज़िम्मेदार आदमी है, जिसकी जो करेक्टनेस है यानी कि इसकी एक्यूरेसी, ये सही जो काम है वो 90% 95% करता है। तो उसकी वजह से आपका जो स्केल है वो अप हो जाएगा। अब आपने उनको क्या नाम है स्पेशल फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्सप्लेन किया यहाँ पे। व्हेनेवर पॉसिबल यूज एन एग्जैक्ट प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑन फिगर ऑन प्लेस ऑफ जनरल वर्ड्स टू मेक योर मैसेज मोर कंसाइज। ठीक है, अब उसने एग्जांपल दी है कि स्टूडेंट CGMAT स्कोर्स आर हायर। ठीक है, ये हो गई जनरल बात कि हाँ जी भाई उसका स्कोर जो है बड़ा हाई है, लेकिन आपने उसको कंक्रीट और प्रिसाइज कैसे करना है। आपने लिखा इन 1996 द GM SIT स्कोर एवरेजेस 600 बाय 11,117 नहीं 1117 दे हैड रिजन टू सीजन। तो आपने उसको फैक्ट दे दिया कि 1996 में जो था वो एवरेज स्कोर 6000 था, लेकिन अब जो है वो 600 था, लेकिन अब जो है वो स्कोर बढ़ चुका है। तो आपने उसको फैक्ट दे दिया कि हाँ भाई पहले ऐसे होता था लेकिन अब जो है वो इतने से बढ़ चुका है। तो उसको आपकी बात पर यकीन हो जाएगा कि अगर आप किसी के बारे में बता रहे हैं कि ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो वो आपने एक सिर्फ सिंपल जर्नल बात कर ली। लेकिन जब आप उसकी अचीवमेंट को अनलॉक करेंगे, हाँ जी कि इन्होंने मैट्रिक में 95 मारा, जो इंटर में इन्होंने 94 मारा है, तो जो आपकी बात है, जो आपने बात कही कि यार ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो उसका जो आपने फैक्ट एंड फिगर जब बता दिया तो आपकी बात पर उनको एतबार हो जाएगा। Put action in your words. Words can activate other words and help make your sentence alive or vivacious. To have dynamic sentences, use active rather than passive words. आप active words को use करें पैसिव के अलावा। Put action in words, और अपने जो वर्ब है उनमें एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, उसके बाद आपको उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कैसे आपने पैसिव वर्ड्स को यूज़ करना है, ये रीड आउट कर लेना है आपने। ठीक है, एक्टिव वर्ड्स मेक वर्ब हेल्प मेक यू सेंटेंस मोर स्पेसिफिक, पर्सनल एंड कंसाइज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको रीड आउट कर लेना है और याद रखना है कि एक्टिव वर्ब जो हैं वो आपके सेंटेंस को एक ख़ास, पर्सनल और कंसाइज और एम्फेटिक बना देते हैं। समटाइम्स यू मे प्रेफर द पैसिव वॉइस इंस्टेड ऑफ एक्टिव वॉइस। कभी कभार आपको, जिसे हमने ऊपर पढ़ा कि एक्टिव वॉइस यूज़ करना चाहिए, लेकिन कभी कभार आपको पैसिव वॉइस भी एक्टिव वॉइस की जगह यूज़ करना है। जैसे कि फॉलोइंग जो है आपके एग्जाम्पल में है, यू वॉन्ट टू अवॉइड पर्सनल ब्लंट अग्रेशन ऑन कमेंट, यूज पैसिव वॉइस इंस्टेड ऑफ एक्टिव वॉइस व्हेन यू वांट टू अवॉइड पर्सनल ब्लंट अग्रेशन। ये अक्टूबर चेक। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि उन्होंने कहा है कि आप एक्टिव वॉइस में ना यूज़ करें यह वर्ड ब्लंट अग्रेशन, यानी किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं, उसकी जगह आप क्या यूज़ करें, पैसिव वॉइस यूज़ करें। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा व्हेन यू वांट टू स्ट्रेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन यू आर इन्वाइटेड इज़ बेटर देन वी इन्वाइट यू। वी इन्वाइट की जगह आपने क्या लिखना है, इज़ बेटर देन यू आर इन्वाइटेड। इस तरह के वर्ड्स आपको बताए हुए हैं। उसके बाद पुट एक्शन वर्ड नाउन है, चूज विविड इमेज है, इनको आपने थ्रूली रीड आउट कर लेना है और अपने माइंड में रखना है। उसके बाद आता है लेक्चर नंबर 10, क्लैरिटी। गेटिंग द मीनिंग फ्रॉम योर हेड एक्यूरेटली टू द रीडर इज द पर्पस ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि आप जो बात कर रहे हैं आपके रीडर तक उसी तरह पहुंच जाए और उसके दिमाग में बैठ जाए, सुकून से उसको कोई सवाल जहन में ना आए। रिमेंबर चूज प्रिसाइज कंस्ट्रीट एंड सिमिलर वर्ड्स। ये वही बात रिपीट कर रहा है कि आपने ऐसे अल्फाज का चुनाव करना है जो कि बिल्कुल अच्छे हों और फेमिलियर हों, यानी कि जो भी आपका रीडर है वो आसानी से उसको पढ़ सके, उसको वर्ड्स का उनको पता हो, मुश्किल अल्फाज का यूज़ ना करें। ठीक है, उसके बाद गोल्डन रूल क्या है, व्हेन इन डाउट यूज़ दी मोर फेमिलियर वर्ड्स, ऑडियंस विल अंडरस्टैंड देम बेटर। जब भी आपको कोई डाउट आए कि हाँ भाई मैं ये कैसे लिखूँ इस चीज़ को, तो आप हमेशा भी फेमिलियर वर्ड्स का जो वो अल्फाज का इस्तेमाल करें जिनको आम आवाम जानती है, तो आपका जो ऑडियंस है उसको आराम से समझ पाएगा। अगर आप मुश्किल वर्ड का चुनाव करेंगे तो फिर जो आप बात आपके माइंड में भी डाउट है तो वो बात जो है वो रीडर तक नहीं पहुंच पाएगी, रीडर उसको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो जो है आसानी की तरफ जाना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट पे इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिएशन एंड वॉइस इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट। तो अब अगर आप पेमेंट की बात करें तो आप इनवॉइस का जो लफ्ज़ है वो ना यूज़ करें, न्यूमेरेशन ना यूज़ करें, बल्कि आप पे का वर्ड यूज़ करें। तो पे जो वर्ड है वो सबको पता है कि हमें जो है पे का वर्ड मतलब पता है, उसको आसानी होगी उसके लिए। उसके बाद अनफेमिलियर की एग्जाम्पल है, फेमिलियर की एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। आफ्टर अवर पर्सनल ऑफ प्रेटेंडेंट डाटा द कंक्लूजन इज दैट क्रिएटिव मार्केट एग्जिस्ट फॉर सब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अनफेमिलियर वैसे चीज़ होती हैं जिनका आपको पता नहीं होता ज़्यादातर। ठीक है, अब इनमें जो काफ़ी वर्ड हैं, प्रेटेंडेंट हो गया, उसके अलावा लिक्विडेटिव मार्केट एग्जिस्ट हो जाती है, इस तरह के वर्ड जो है आम पब्लिक को नहीं पता होता। ये जो जितने भी उससे रिलेटेड जो है सब्जेक्ट के हैं उनको ही पता होगा इन वर्ड्स का। तो
इसलिए अनफेमिलियर वर्ड्स को एग्जाम्पल में दिया गया है कि आप यूज़ ना करें। फेमिलियर कौन से डाटा दैट वी स्टडीड हाउ दैट आर यू प्रॉपर्टी इन प्रॉफिटेबल इन हायर डिमांड। तो फेमिलियर कैसे हो गया कि उन्होंने बताया कि हम जो भी डाटा स्टडी कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी में प्रॉफिटेबल और हाई इन डिमांड चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद अनफेमिलियर है, फेमिलियर है, आपको एग्जाम्पल दिए हैं, आपने उनमें से देखना है। उसके बाद हमारे पास आता है लेंथ। ट्राई फॉर एन एवरेज सेंटेंस लेंथ ऑफ 17 to 20 वर्ड। जब भी आपने राइटिंग करनी है तो आपने याद रखना कम्युनिकेशन में 7 C's में कि राइटिंग करते वक्त आपने जो है वो 17 से 20 वर्ड तक ही अपनी एक सेंटेंस को रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना। मैंने सेंटेंस लेंथ इंक्रीजेज ट्राई टू चॉप इट डाउन इनटू सेंटेंसेस। जब आपकी जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस इतना बड़ा हो जाए तो आप उसको कट करके 2 सेंटेंस में डिवाइड करते ताकि आसानी हो आपके लिए। Also, if the sentence are too short, then the resulting language becomes overly simple and choppy. लेकिन अगर आपका जो सेंटेंस है वो 10 का 8 वर्ड्स का 9 वर्ड्स का होगा तो वो बहुत ही कम हो जाएगा और वो जो है वो काफ़ी सिंपल हो जाएगा, वो भी आपने नहीं करना। यूनिटी इन सेंटेंस, यूनिटी मीन्स दैट यू मस्ट हैव वन मेन आइडिया। इन केस ऑफ द other ideas they must be chosen related. For example, I like Sohail and Eiffel Tower in Paris is obviously two undefined sentences. तो आपने ये नहीं करना कि एक सेंटेंस कुछ और बोल रहे हैं, दूसरा सेंटेंस कुछ और बोल रहे हैं, हालांकि में यूनिटी होनी चाहिए। नहीं, आप एक मेन आइडिया रखें और उसी को सपोर्टिव करते हुए आपके सेंटेंस चलने चाहिए। ये ना हो, जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दी है कि आप एक जुमला ये लिखें कि आई लाइक सोहेल, मुझे सोहेल पसंद है, और अगला आप लाएँ कि जो आईफल टावर है वो पेरिस में। इन दोनों बातों का कोई सर पैर ही नहीं, आपस में जुड़ नहीं रहा, जिनमें कोई यूनिटी नहीं है। तो इस तरह की आपने राइटिंग में चीज़ नहीं करनी बल्कि यूनिटी लानी है। कोहेरेशन इन कोहेरेशन सेंटेंसेस द वर्ड्स आर अरेंज्ड सो दैट द आइडियाज क्लियरली एक्सप्रेस इन द intended meaning. Place the correct modifiers are close possible to the word that supposed to modify. An example which follows, notice that unclear sentences convey the wrong meaning. तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने जो अपने वर्ड्स हैं उनको इस तरह अरेंज करना है एक सेंटेंस के अंदर कि वो आपके मेन आइडिया को जो है सपोर्ट करें। आप ये ना हो कि आप उन चीज़ों को ऐसे लिखें, आगे पीछे करके लिख दें सेंटेंस को, तो सेंटेंस ही क्लियर ना हो पाए। तो आगे सेंटेंस क्लियर नहीं होंगे तो आपका जो मेन आइडिया है वो पता ही नहीं चलेगा रीडर को, और उसका इंटरेस्ट वो खो देगा। उसके बाद एग्जांपल दिए हुए हैं, वो हमने रीड आउट कर लेनी है। किस तरह अनक्लियर है, क्लियर किस तरह है। हिज रिपोर्ट फोकस ऑन एज एंड जेंडर ऑफ मैनेजर, ये क्लियर बात है। आफ्टर प्लानिंग 10,000 बेरी प्लांट दैट डियर केम इनटू आउट ऑफ बर्डफ्रेंड फार्म एंड ट्रस्ट दैम। अब ये अनक्लियर चीज़ है कि आप 10,000 प्लांट लगाए थे, एक हिरन आया और उसने जो है उस फार्म को ख़राब कर दिया, ठीक है। तो ये क्लियर बात नहीं है, तो अनक्लियर बात इस तरह आपने नहीं करनी, क्लियर बात करनी है। उसकी एग्जांपल्स हैं और ये आपके एमसीक्यूज़ में भी इस तरह आ जाती है। एम्फेसिस द क्वालिटी दैट गिव्स फोर्स टू द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। इन एम्फेसिस, जो भी क्वालिटी है आपके सेंटेंस में या पैराग्राफ में, उस चीज़ को हम लोग जो है एम्फेसिस कहते हैं। मोस्ट ऑफ्टन पुट मेन आइडियाज अप फ्रंट विद इन अ सेंटेंस। राइटर मस्ट डिसाइड दैट ही नीड एम्फेसिस एंड देन डिसाइड द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो जो आपका मेन आइडिया होता है हम एम्फेसिस करते हैं, उसको आपने किस तरह पुट करना है अपने पैराग्राफ के अंदर, वो हम एम्फेसिस के अंदर जो है वो देखते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं वो आपने रीड आउट कर ली हैं। उसका कर्टसी है, कर्टसी स्टेम्स फ्रॉम आ सिंसियर योर एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड से जो है वो कर्टसी आती है। कर्टसी मीन्स इट इज़ नॉट मेयरली पोलाइटनेस विद मैकेनिकल। तो कर्टसी पोलाइटनेस बिल्कुल भी नहीं होती कि आप बिल्कुल पोलाइट हो जाए, बल्कि आप मैकेनिकल इंसर्शन ऑफ प्लीज़ एंड थैंक यू, कि आप प्लीज़ का वर्ड और थैंक यू का वर्ड कैसे पुट करते हैं, इससे आपकी कर्टसी शो होती है कि आप जो है वो पोलाइट हैं, आप जो है एक अच्छे इंसान हैं, या आप अच्छे लहजे में बात करना चाह रहे हैं। वो आपकी क्लियर होगी कि आपने कहाँ पे जो वर्ड है वो प्लीज़ पुट करना है, कहाँ थैंक यू पुट करना है। इनको ओवर यूज़ नहीं करना, बल्कि इनको वहीं पुट करना है जहाँ पे इनकी ज़रूरत हो। बट अप्लाइंग socially certain manner in the form of the courtesy. Politeness grows out of the respect and concern of others. तो जो politeness है वो तभी आती है जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं और उनको इज्जत देते हैं। True courtesy involves being aware of not only of the perspective of others but also their feelings. हमें सिर्फ दूसरों की बातों को नहीं जानना, बल्कि उनकी फीलिंग्स का भी हमें पता होना चाहिए कि हम किसी की फीलिंग्स को ना हर्ट करें अपने राइटिंग के थ्रू। Knowing your audience allow you to use statement of courtesy. Be aware of your message receiver. तो अपने मैसेज जो है आपने जो रिसीवर को देना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप किसी को उसको सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। जैसे आम सी बात है कि मुसलमान हैं हम, तो हम मुसलमान हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनको जो हम अपनी राइटिंग के अंदर जो है क्रिटिसाइज़ कर लें या हम उनको ऐसी वर्ड्स यूज़ करें जिनसे दिल आज़ारी हो। तो आपको अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए और उसके थ्रू
जो है वो आप उसको एक रिस्पेक्टेड वे में प्रेजेंट करें और अपने जो वर्ड्स हैं प्लीज़ और थैंक यू उनको भी यूज़ करें ताकि आपकी कर्टसी शो हो। सजेशन: बी सिंसियरली टैक्टफुल, थॉटफुल एंड अट्रैक्टिव, यूज एक्सप्रेशन दैट शोज रिस्पेक्ट, यूज नॉन डिस्क्रिमिनेशनली एक्सप्रेशन। तो सजेशन जो आप जब भी देना चाह रहे हैं तो आपने एक अच्छे वे में उनको देना है, आपने ऐसा एक्सप्रेशन को यूज़ करना है जिससे जो है इज़्ज़त जो है वो अगले की इज़्ज़त हो। ये ना हो कि आप सजेशन दे रहे हो और ऐसे सजेशन दे रहे हो कि हाँ भाई मैं ठीक कह रहा हूँ और आप गलत कह रहे हैं और जो है उसकी जो है रिस्पेक्ट ना करें, बल्कि आप उसको रिस्पेक्टेड वे में जब समझाएंगे कि हाँ जी ये मेरी सजेशन है, आपको उस राइटिंग के थ्रू आप सजेशन जब देंगे तो उसको ऐसा ही फील हो कि आप उसको एज अ बड़े भाई समझा रहे हैं। बी सिंसियरली टैक्टफुल, यानी आपके टैक्टिस होने चाहिए उसके पीछे और अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि आप थॉट वेरी फ्यू पीपल आर इंटेंशनली अब्रॉड और ब्लंट, these negative traits are common cause of discourtesy, sometimes they stem from a mistaken ideas of conciseness, sometimes from negative personal attitude। तो कुछ लोग होते हैं जो मुंह फट होते हैं, ब्लंट होते हैं, ठीक है, और कुछ भी बोल देते हैं, तो वो राइटिंग में आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है। कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आपने लिख भी नहीं, जिस हम बोलते वक्त सोचते नहीं हैं, इस तरह हमने जब बोलते वक्त सोचना है तो लिखते वक्त भी आपने सोचना है कि कौन से वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, करेक्टनेस है कि नहीं है, उनमें कर्टसी शो हो रही है कि नहीं शो हो रही। उसके लिए आपको टैक्टफुल होना लाजमी है। आप उसके पीछे एक प्लान बना के आप लिखें ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि जो आपकी राइटिंग है वो आपके एटीट्यूड को शो करेगा। जब हम सामने बैठे होते हैं तो हम एक्सप्रेशन से नोट कर लेते हैं, टोन से नोट कर लेते हैं, जिसकी आवाज़ ऊपर नीचे है, ये बेइज्जती कर रहा है या कुछ समझा रहा है, क्या कर रहा है, वो आप उसको थोड़ा जज कर सकते हो। लेकिन राइटिंग में आपके पास वो मार्जिन नहीं होता, आपके वर्ड्स ही आपका टोन, आपकी इंटेंशन शो करता है। तो आपने उन चीज़ों को जो है ख़ातर फॉर्म में लाना है। उसके बाद एग्जांपल्स हैं कुछ, और ये है ओमिट इरिटेशन एग्जांपल कॉन्ट्रेरी, ये भी आपका जो है आपका रीड आउट कर लेना है कि ह्यूमर जो आपने यूज़ करना है, ह्यूमर का मतलब है मजाकिया जो बात होती है, एग्रेसिव बात होती है, तो वो आपने किस तरह से पेश करनी है, किस तरह आप किसी एग्री कर रहे हो या किसी केयर कर रहे हो या आप उसको वैल्यू कर रहे हो, वो आपने वर्ड्स का चुनाव करते वक्त कैसे करना है वो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। व्हेन इन डाउट टू एज टू रिलेवेंस ऑफ ह्यूमर लीव इट आउट, लाफ्टर टू वन पर्सन इज जस्ट फॉर अनदर। अगर आप किसी एक का मजाक उड़ा रहे हैं तो दूसरे की बेइज्जती भी होगी, तो अगर आपको जो सेंस नहीं है ह्यूमर की तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो डिफरेंट वेरी करता है, किसी को किस तरह का मजाक पसंद है, किसी तरह मजाक नहीं पसंद। तो आपने अपने ऑडियंस को देखते हुए उस चीज़ को यूज़ करना है। ह्यूमर को भी अगर आपने यूज़ करना है, मजाक को भी यूज़ करना है, तो वो भी अगर आपको आता है तब करें, वरना ना करें। उसके बाद आप सारा ये जो है रीड आउट कर रहे हैं, क्वेश्चन किस तरह होते हैं, सारा आपके रीडिंग एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि 7 C's इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, जितने भी टॉपिक हैं आगे भी आएंगे, आगे मैंने पढ़ा दिए हैं 3 आपको, ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, ठीक है, ये पेपर में मस्ट हैं और आपने इनको छोड़ना नहीं है, थोड़ी रीड आउट करना है और आपने जो है इनको अपने माइंड में रखना है। इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही था, सो अल्लाह हाफिज़।